हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एक खास फिल्म की। नमस्ते। हाँ, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स पर। बिल्कुल, जिसे कहा जा रहा है कि ये इस यूनिवर्स की 9वीं और शायद आखिरी फिल्म हो सकती है। हाँ, और ये आखिरी फिल्म वाला टैग ही मतलब काफी उत्सुकता जगा देता है ना, खासकर कॉन्जरिंग जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है ये एक डिटेल रिव्यू पर आधारित है, जी। जिसमें हम फिल्म के कई पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे कहानी कहाँ से आई, एक्टर्स का काम कैसा रहा, बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया। और हाँ, रिव्यूज कैसे रहे वो भी। बिल्कुल, खासकर ये देखते हुए कि इसे आखिरी चैप्टर कहा जा रहा है। हमारा मकसद भी यही है कि ये समझें कि आखिर ये फिल्म है क्या, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कॉन्जरिंग की दुनिया में इसकी जगह क्या है। क्या सच में ये अंत है? पोस्टर भी कुछ ऐसा ही कहता है। एड और लॉरेन वॉरेन बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं, जैसे अपने आखिरी सबसे मुश्किल केस के लिए। हाँ, वो पोस्टर काफी इंटेंस है। तो चलिए फिर खोलते हैं इसकी पढ़ते, देखते हैं इस दावे में कितना दम है। जरूर। तो अब शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से, इसकी बुनियाद से। हाँ। तो जैसा आपने कहा, ये 9वीं फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है माइकल चेव्स ने। अच्छा, चेव्स वो तो पहले भी बना चुके हैं कॉन्जरिंग फिल्में, है ना? जी हाँ, उन्होंने द कर्स ऑफ ला llorona और द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट डायरेक्ट की थी। तो मतलब वो इस दुनिया से वाकिफ हैं। और कॉन्जरिंग फिल्मों की एक पहचान रही है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती हैं। वो चीज दर्शकों को अलग ही तरह से जोड़ती है। हाँ, वो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वाला एंगल। क्या लास्ट राइट्स में भी वही है? हाँ बिल्कुल, ये फिल्म भी एक असल घटना पर बेस्ड है। 1980s में पेंसिल्वेनिया में हुई थी, जिसे स्मर्ल हॉन्टिंग कहते हैं। स्मॉल हॉन्टिंग, अच्छा। हाँ, एक परिवार था, जैक और जेनेट स्मर्ल। उन्होंने अपने घर में बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें महसूस की। मतलब आवाजें, गंध, चीजों का अपने आप हिलना और यहाँ तक कि फिजिकल अटैक्स भी। ओह, काफी गंभीर मामला लगता है। हाँ, तो फिर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया था उनकी मदद के लिए। फिल्म इसी केस के इर्द गिर्द घूमती है। ये दिलचस्प है कि उन्होंने स्मॉल केस चुना। क्या रिव्यू में कुछ बताया गया कि यही केस क्यों? मतलब एक आखिरी फिल्म के लिए इसमें क्या खास था? रिव्यू सीधे सीधे ये तो नहीं बताता कि क्यों यही केस, पर स्मर्ल केस की जो प्रकृति थी ना, एक परिवार का लंबा संघर्ष, उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की तकलीफें थीं। और इसमें चर्च, मीडिया सब शामिल हो गए थे। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स और इमोशनली भारी केस था। अच्छा। तो शायद यही कॉम्प्लेक्सिटी और इमोशनल वजन इसे वॉरेन के कैरेक्टर्स के सफर को एक तरह का मतलब फाइनल टच देने के लिए सही बनाता है। ये सिर्फ एक और भूत भगाने वाला केस नहीं है, बल्कि मानवीय पीड़ा और विश्वास की परीक्षा जैसा है। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही, जो शायद अंतिम अध्याय की थीम से भी जुड़ता हो। कहानी में फ्लैशबैक का भी जिक्र है। वो सिर्फ पुरानी बातें याद दिलाते हैं या उनका आज की कहानी से कोई गहरा कनेक्शन है? नहीं, रिव्यू के हिसाब से वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। एक फ्लैशबैक 1964 का है, जिसमें लॉरेन एक बच्चे को संभालने में थोड़ी असहाय महसूस करती है, शायद उसकी अपनी शक्तियों और कमजोरियों का संकेत। फिर जुड़वां बच्चों से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं, और वॉरेन की बेटी जूडी, उसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ रही है, वो भी कहानी का हिस्सा है। तो ये फ्लैशबैक कहानी को आगे बढ़ाते हैं? हाँ, बात यही दिलचस्प होती है। ये फ्लैशबैक सिर्फ यादें ताज़ा नहीं करते, बल्कि जो आज का केस है ना, उसकी गुत्थियां सुलझाने में मदद करते हैं। अच्छा। और वॉरेन परिवार के आपसी रिश्तों को भी दिखाते हैं, खासकर लॉरेन और जूडी के बीच का जो तनाव है या समझ है। अच्छा, तो कहानी सिर्फ स्मॉल परिवार की नहीं, वॉरेन परिवार की अपनी जर्नी भी है इसमें। बिल्कुल, उनकी अपनी भावनात्मक यात्रा भी एक बड़ा हिस्सा है। और उस यात्रा के केंद्र में तो एड और लोरेन वॉरेन ही हैं। पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा वापस आए हैं। उनके काम के बारे में क्या कहा गया है? क्या वो अब भी फिल्म की जान है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। सारे रिव्यूज यही मानते हैं कि विल्सन और फार्मिगा का काम फिल्म का सबसे मजबूत पॉइंट है। उनकी जो केमिस्ट्री है स्क्रीन पर, और जिस बारीकी से वो किरदारों को पकड़ते हैं, इतने सालों से निभा रहे हैं इन रोल्स को, तो वो अनुभव दिखता है। हाँ, वो बात तो है। वो सिर्फ भूत भगाने वाले नहीं लगते, बल्कि एक ऐसा कपल लगते हैं जिन्होंने साथ में बहुत कुछ झेला है। रिव्यू कहता है कि वही फिल्म को इमोशनल बेस देते हैं। उनके बिना शायद फिल्म उतनी असरदार ना होती। उनके अलावा नए एक्टर्स भी हैं। मिया टॉमलिंसन, बेन हार्डी, रिबेका कार्ल्डर, ये शायद स्मल परिवार बने हैं। हाँ जी, वही लोग स्मल परिवार के सदस्य बने हैं। उनका काम कैसा है?
कहानी में क्या जोड़ते हैं वो? रिव्यूज के मुताबिक इन एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है। जो पीड़ित परिवार का डर है, उनकी हताशा, उनका संघर्ष, उसे काफी असरदार तरीके से दिखाया है। अच्छा। उनका अभिनय कहानी में वो मानवीय पहलू और इमोशनल गहराई लाता है, क्योंकि कहानी सिर्फ वॉरेन की नहीं, उस परिवार की भी है जो ये सब झेल रहा है। तो फिल्म हॉरर के साथ साथ फैमिली ड्रामा को भी छूने की कोशिश करती है। हाँ, यहीं पर एक सवाल आता है, हॉरर और ड्रामा का बैलेंस। कॉन्जरिंग फिल्में तो अपने डर के लिए जानी जाती हैं। क्या लास्ट राइट उस उम्मीद पर खरी उतरती है या ड्रामा ज्यादा हो गया है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां रिव्यूज में थोड़ी अलग-अलग राय है। अच्छा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे स्लो बर्न हॉरर कहा है, मतलब डर धीरे-धीरे बनता है, अचानक से नहीं। हाँ, स्लो बर्न। उनकी राय में फैमिली ड्रामा कई बार हॉरर वाले हिस्सों पर हावी होता लगता है, और फिल्म की लंबाई भी 2 घंटे 15 मिनट थोड़ी थकाने वाली लगी उन्हें। ओके। हालांकि उन्होंने लॉरेन और जूडी के बीच एक टकराव वाले सीन की तारीफ भी की है, जो किरदारों की गहराई दिखाता है। तो मतलब डर के मामले में थोड़ी कमजोर रह गई फिल्म। फिल्म फेयर का रिव्यू भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था। हाँ, फिल्म फेयर वाले रिव्यू में भी यही बात है। वो कहते हैं कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो काफी हद तक सीजीआई पर निर्भर है। ओह, सीजीआई पर। हाँ, जिससे डर का असर थोड़ा कम हो जाता है। और एक और बात उन्होंने कही कि क्लाइमैक्स थोड़ा नेपोटिस्टिक लगता है। नेपोटिस्टिक मतलब? शायद उनका मतलब है कि फोकस पूरी तरह वॉरेन परिवार पर शिफ्ट हो जाता है, और जो कहानी का मेन डर था वो कहीं पीछे छूट जाता है। अच्छा, समझा। लेकिन वो भी मानते हैं कि वॉरेन किरदारों को जो इमोशनल विदाई दी गई है वो फिल्म को बचा लेती है। तो एक पैटर्न सा दिख रहा है, इमोशनल साइड मजबूत है, पर प्योर हॉरर शायद पहले जैसा नहीं। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इमोशनल गहराई की तारीफ, दूसरी तरफ हॉरर कम होने की शिकायत। कॉमन सेंस मीडिया ने इसे कैसे देखा? कॉमन सेंस मीडिया का नजरिया भी मिला जुला सा है। वो मानते हैं कि कहानी धीमी शुरुआत के बाद थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, लेकिन कुल मिला के ये एक विवादित आखिरी प्रयास जैसा लगता है। विवादित, कंट्रोवर्शियल। हाँ, मतलब ये सवाल बना रहता है कि क्या ये फ्रेंचाइजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी फिल्म है, और क्या ये वाकई एक सही अंतिम अध्याय है। ये शब्द विवादित ही काफी कुछ कह देता है। और आम दर्शक क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या माहौल है? अक्सर क्रिटिक्स और ऑडियंस की राय अलग होती है। बिल्कुल, और यहाँ भी कुछ वैसा ही है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस बटे हुए हैं। अच्छा। कुछ फैंस हैं जो इसे टेरिफाइंग फाइनल चैप्टर कह रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत डरावनी लगी, और वो वॉरेन के सफर के इस पड़ाव से काफी इंप्रेस्ड हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे इमोशनल बट प्रिडिक्टेबल मान रहे हैं, यानी भावनात्मक तो है पर कहानी का अंदाजा पहले से लग जाता है। उन्हें शायद कुछ नए या चौंकाने वाले डरावने मोमेंट्स कम लगे। तो जहां क्रिटिक्स हॉरर की कमी और इमोशनल एंगल पर फोकस कर रहे हैं, वहीं दर्शक भी बटे हुए हैं। कुछ इमोशन से जुड़ रहे हैं, कुछ और ज्यादा डर चाहते थे। सही। ये सिचुएशन हमें फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तरफ ले जाती है। अगर रिव्यूज मिले जुले थे तो कमाई कैसी रही? और यहीं पर कहानी का सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाला पहलू आता है। हाँ। आलोचनाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे मतलब रिकॉर्ड ही बना दिए। सच में? हाँ, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, यानी यूएस और कनाडा में इसने करीब $83 मिलियन कमाए ओपनिंग वीकेंड में। 83 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये इस दशक की किसी भी हॉरर फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। इसने नन को भी पीछे छोड़ दिया। कमाल है। ये तो 9वीं फिल्म है फ्रेंचाइजी की। और ग्लोबली कैसा रहा? ग्लोबली तो और भी जबरदस्त। फिल्म ने पहले वीकेंड में दुनिया भर में $194 मिलियन कमाए। 194 मिलियन? और कुल कमाई $210 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। रिव्यू में लिखा है कि इसने फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे बड़ा बज़ क्रिएट किया। मतलब फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और सुना है भारत में भी काफी सफल रही है। हाँ, ये बात वाकई में नोट करने लायक है। भारत में फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। 5 दिन में 60 करोड़? वाह। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसने उस टाइम रिलीज हुई कई बड़ी इंडियन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये दिखाता है कि कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की पकड़ इंडियन ऑडियंस पर कितनी मजबूत है। ये जो सफलता है, खासकर भारत जैसे मार्केट में, ये क्या बताती है? क्या ये सिर्फ हॉरर का क्रेज है, या वॉरेन किरदारों का जादू है, या वो आखिरी चैप्टर वाली मार्केटिंग काम कर गई? मुझे लगता है ये शायद सबका मिला जुला असर है। एक तो कॉन्जूरिंग का ब्रांड नेम ही काफी है, फिर एड और लोरेन वॉरेन के किरदार वो लोगों को पसंद आ चुके हैं, उनसे लोग जुड़ गए हैं इमोशनली। सही बात है। आखिरी चैप्टर वाली बात ने उत्सुकता तो बढ़ाई ही होगी। लोग देखना चाहते थे कि वॉरेन का सफर खत्म कैसे होता है।
हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, भले ही कुछ क्रिटिक्स को ड्रामा ज्यादा लगा हो, पर शायद यही इमोशनल पहलू और किरदारों पर फोकस दर्शकों के एक बड़े हिस्से को पसंद आया, खासकर उन्हें जो सिर्फ डरने नहीं बल्कि किरदारों की कहानी भी फॉलो करते हैं। तो ये सफलता बताती है कि फ्रेंचाइजी में अभी भी दम है, भले ही कहानी कहने का तरीका थोड़ा बदल रहा हो। बिल्कुल। तो एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ कमाई है, दूसरी तरफ मिले जुले रिव्यूज हैं जो इमोशंस पर जोर देते हैं पर हॉरर की कमी भी महसूस करते हैं। हाँ, इससे एक जरूरी सवाल उठता है, ऑडियंस की उम्मीदें क्या थीं? क्या लोग एक और डरावनी कॉन्जरिंग फिल्म देखने गए थे या फिर वो एड और लोरेन को अलविदा कहने आए थे? ये सवाल बिल्कुल इस फिल्म के विश्लेषण के दिल में है। रिव्यू का जो निचोड़ है वो भी यही कहता है कि इस फिल्म को शायद एड और लॉरेन वॉरेन के किरदारों के लिए एक इमोशनल श्रद्धांजलि की तरह देखना चाहिए। उनके इतने लंबे शापित सफर को एक सम्मानजनक अंत देने की कोशिश। ये शायद पहली 2 कॉन्जरिंग फिल्मों जैसा वो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला हॉरर न दें, पर ये उन किरदारों को अहमियत देती है जिनसे दर्शक जुड़े हुए हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये फिल्म एक अच्छी कॉन्जरिंग फिल्म होने से ज्यादा वॉरेन सागा का एक अच्छा एंडिंग पॉइंट है, या दोनों एक साथ करना मुश्किल था? शायद यही बात है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये फिल्म शायद उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो किरदारों में इन्वेस्टेड हैं, खासकर वॉरेन कपल के इमोशनल आर्क में, और जो सिर्फ डर की तलाश में थे। जो लोग फ्रेंचाइजी के वो सिग्नेचर जंप स्केयर्स और टेंशन वाले माहौल की उम्मीद कर रहे थे वो शायद थोड़े निराश हो सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी को अपनी पहचान और किरदारों के विकास के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहाँ बैलेंस इमोशनल साइड की तरफ ज्यादा झुक गया है। हाँ, ऐसा लगता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है? द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स एक ऐसी फिल्म है जो असल घटना पर आधारित है, जिसमें पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा का काम हमेशा की तरह सॉलिड है। जी। इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है, खासकर भारत में, जो फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन क्रिएटिव लेवल पर यह थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग इसे इमोशनली सेटिस्फाइंग मानते हैं, तो कुछ को ये हॉरर के लिहाज से थोड़ी कमजोर लगती है। एकदम सही कहा। मुख्य बात यह है कि ये फिल्म डर के पुराने फॉर्मूले से हटकर किरदारों की इमोशनल जर्नी और उनके रिश्तों पर ज्यादा फोकस करती है। इसे एड और लॉरेन वॉरेन के लंबे और खतरनाक करियर के लिए एक तरह की विदाई की तरह पेश किया गया है। चाहे वो विदाई सबको पसंद आई हो या नहीं, ये एक अहम मोड़ जरूर है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सोचने वाले पॉइंट पर छोड़ सकते हैं। हाँ। फिल्म की इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस और ये इमोशनल विदाई वाला एंगल, इसे देखते हुए क्या किसी हॉरर फ्रेंचाइजी में अंतिम अध्याय का मतलब सच में अंत होता है? ये बड़ा सवाल है। या फिर क्या ये सक्सेस और इमोशनल फोकस उस यूनिवर्स में आगे की कहानियों के लिए एक नया रास्ता खोलता है? कैसा रास्ता? ऐसी कहानियां जो शायद अगले भूत या राक्षस पर कम और इन किरदारों की लेगेसी पर ज्यादा फोकस करें, या उनके द्वारा प्रभावित लोगों पर, या फिर शायद जूडी वॉरेन जैसी अगली पीढ़ी के किरदारों पर। अच्छा, ये भी हो सकता है। बॉक्स ऑफिस के नंबर तो यही दिखाते हैं कि ऑडियंस अभी भी इस दुनिया में इंटरेस्टेड है, भले ही कहानी कहने का तरीका बदल जाए। तो क्या अंत असल में एक नई शुरुआत का स्टेज है? ये सोचने वाली बात है कि क्या हॉरर यूनिवर्स भी इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके अलग अलग पहलुओं पर गहरी नजर डालने के लिए। धन्यवाद।